Good morning, class 9th, chapter 2, page 24, part 4 of civics. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीनिंग होता है संविधान सभा, वो सभा जहाँ पे संविधान बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा में कौन लोग होते हैं? संविधान सभा में वो लोग होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द ड्राफ्टिंग मतलब होता है बनाना। ठीक है, जैसे पेपर ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम आम जनता ने चुना है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो 1946 में थे। इलेक्शंस 1946 में थे, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो जो लोग जाएंगे उनको कौन इलेक्ट करेंगे? हम आम जनता। हमने इलेक्ट किया 1946 के इलेक्शंस, जुलाई 1946 में। उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई कि हाँ चलो बैठकर कानून बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं? दिसंबर 1946 में। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए, दिसंबर 1946 में उनकी मीटिंग हुई। सून आफ्टर, कुछ ही दिनों बाद, अब आपको पता है, देखो दिसंबर 1946 से इसके बाद 1947 आ गया, तो हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। सून आफ्टर, जल्दी कुछ दिनों बाद, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में हम विभाजित हो गया था, हमारा विभाजन हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पिछले पेज में बताया था कि देखिए दो लोग थे, एक मोतीलाल नेहरू थे और मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उनको ये लगा कहीं हो सकता है कि हिंदूज के फेवर में ना कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाए। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की एक अलग कंट्री की मांग की थी कि हमें अलग कंट्री चाहिए। ठीक है, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था। देखिए जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था ना, तब उसमें 389 मेंबर थे। 389। जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो 299 मेंबर्स इंडिया में बचे हुए 90 मेंबर्स पाकिस्तान में चले गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। जो संविधान सभा थी वो भी डिवाइड हो गई इंडिया में, पाकिस्तान में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? 299, बचे हुए 90 लोग पाकिस्तान में। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए दिसंबर 1946 से स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, 26 नवंबर 1949 तक बन के तैयार हो गया, पर जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 26 जनवरी 1950। मतलब 26 देखा जाए तो दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ, 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया, पर इम्प्लीमेंट लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अब बात यह है कि इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हम एक्सेप्ट क्यों करें? इतना पुराना हो गया है, हम इसे चेंज कर देना चाहिए। हम इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेंगे। इसका रीज़न क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उनके ओपिनियंस, वो जो चाहते थे वो नहीं है। उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे द्वारा बन रहा है। क्यों? क्योंकि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है, उन मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा मत है, हमारे जो ओपिनियंस है, वो हमने उन तक पहुँचाए और उन्होंने वही सब कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ब्रॉड कंसेंसस मतलब होता है कंक्लूजन मतलब एट दी एंड जो हम चाहते थे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि कुछ उनके बेसिक रूल्स ऐसे थे कि वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ रहे थे या उनके फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाए। इसका एग्जाम्पल है नेपाल। कहीं कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, नाम मात्र के लिए है, एक पीस ऑफ पेपर, कोई उसको एक्चुअल में फॉलो नहीं करता।
ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, हमारी कंट्री का अलग एक्सपीरियंस था। क्यों एक्सपीरियंस अलग था? हमने साउथ अफ्रीका से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने सीखा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, बिल ऑफ राइट्स से, ब्रिटेन से, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उसके पहले भी जब ब्रिटिशर्स ने हमें अलाउ किया था कि हम वोट कर सकते हैं, द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू, उस बेसिस पे भी हमें बहुत सारा नॉलेज आ चुका था, क्योंकि पहले इलेक्शंस हो चुके थे भारत में, तो हमें पता था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, हम एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे। Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. कुछ ग्रुप्स ने क्वेश्चन उठाए कि ये ऐसा क्यों किया गया या ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने एग्री किया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने या सरकार ऐसी है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उसको डिनाई करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, पर मेजॉरिटी लोगों ने, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेजिटिमेसी मतलब होता है वैधता। वैधता मतलब जैसे हम मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है ना कि 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर इसकी लेजिटिमेसी, इसकी वैधता के ऊपर कि ये कितना चलेगा, इस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। देखिए कब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, लेकिन स्टिल अभी तक चल रहा है, ठीक है। मतलब एवर लास्टिंग, एंड्योरिंग, ड्यूरेबल कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अनयूजुअल मतलब रेयर अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कारण इसको हम एक्सेप्ट क्यों करें? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है? इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहली बात। दूसरी बात, उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को किसने चुना? हम इंडियन पीपल्स ने चुना, ठीक है। देयर वॉज नो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। पेज 23 में आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू, ठीक। कुछ लोगों के ही पास वोटिंग राइट्स था, तो देखा जाए तो सबके पास वोटिंग राइट्स था नहीं। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, लेकिन वो सब लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे, कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया था। इट वॉज इलेक्टेड mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। फिर से पेज 23 पे आइए आप लोग। इधर पे हम ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया था ना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन करा सकते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप लोग अपने अपने स्टेट से इलेक्शंस लड़ सकते हो। तो अपने अपने स्टेट से इलेक्शन कुछ लोगों ने लड़े थे, फिर उन स्टेट के लोगों ने मिलकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए थे। उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर कानून बनाया था, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। मतलब आम नागरिक ने मिलके कुछ स्टेट के लोगों को चुना, फिर उन स्टेट के लोगों ने मिलके कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। वो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कानून बना रहे थे। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country। Fair geographical share it means देखा जाए हर जगह से कुछ लोग चुने गए थे। तो फेयर जोग्राफिकल शेयर मतलब देखा जाए तो पूरे भारत से कुछ ना कुछ लोगों का ओपिनियन आ चुका था, कुछ ना कुछ लोगों के। इट मीन्स एमपी की अगर बात करें तो एमपी से ऐसा बोल दिया जाए कि कुछ लोगों को चुना जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोलता हूँ सारे मेंस लोगों को वोट करने का राइट था, तो सारे एमपी के मेंस ने वोट किया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने वोट किया, झारखंड के लोगों ने वोट किया। तो ऐसे करके सब लोगों का जोग्राफिकल शेयर कवर हो चुका था। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस पार्टी ने स्ट्रगल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो डोमिनेट कर रही थी। किसको डोमिनेट कर रही थी? दूसरी जो छोटी मोटी नेशनल पार्टीज है, ठीक है, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? क्योंकि इसकी मेन भूमिका थी स्ट्रगल में। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। कांग्रेस में छोटी मोटी पार्टी शामिल थी। असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो कांग्रेस की बात जिनको पसंद नहीं थी। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम, देखा जाए तो
असेंबली में डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लासेस, रिलीजन के लोग थे. इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स अगर सब लोगों को इंक्लूड किया जाता तो भी उसका कंपोजिशन ऐसा ही रहता, कुछ अलग नहीं रहता. क्योंकि देखा जाए तो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल शेयर कवर किया था. ऐसा नहीं किया था कि किसी भी स्टेट के लोगों को छोड़ दिया जाए, सबको कवर किया गया था. भले ही कुछ लोगों का राइट था, फिर भी सबको कवर किया गया था. अगर सबको, इट मीन्स जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप बोला गया था, जैसे मेंस के लिए बोला गया तो सारे के सारे मेन लोगों को उठाया गया था. इनकेस अगर वुमेन लोगों को भी उठाते तो कुछ ज़्यादा हटकर डिसीजन नहीं आता, क्योंकि फिर हर स्टेट के वुमेन को भी उठाया जाता, तो लगभग बात वही होती. नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सेंसिटिव का मतलब होता है पवित्रता. सेंसिटिविटी इट मीन्स पवित्रता. कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो करता है? ट्रांसपेरेंसी शो करता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअस मैनर. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर डिसाइड किया गया. जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, इट मीन्स डिज़ाइन किया था. एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया था, पार्लियामेंट में रखा था फिर उसको, कि इसमें सब लोग सहमति देंगे तो पास कर देंगे, नहीं तो चेंज करेंगे. तो एक कच्चा चिट्ठा रखा था, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से पास कर दिया गया था. सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे डिस्कशन हुए, क्लॉज बाय क्लॉज, इट मीन्स रूल बाय रूल. 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए, 2000 से ज़्यादा चेंजेस किए गए. ये कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल तक चला, 114 दिनों में बढ़ गया था. अब ऐसा नहीं है कि 114 दिन पूरे एक ही साल के लिए, एक ही साल में 365 दिन होते हैं तो 114 दिन चला तो बाकी 2 साल क्या हुआ. 3 सालों तक चला. 114 डेज, हो सकता है पहले 50 दिन डिस्कशन किया हो, फिर दूसरे साल 50 दिन, फिर बाद में 14 दिन, ऐसे करके. और आप देख भी सकते हो 1947 में हम आज़ाद हुए. 1947 में हम आज़ाद हुए और 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको प्रिंट कराया गया था 12 बल्कि वॉल्यूम्स. अभी 12 बल्कि वॉल्यूम्स ऐसा समझ सकते हैं कि 12 बंडल तैयार हो गए. वो बंडल में कितने पेजेस थे ये नहीं बताया गया. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक नियम में कोई ना कोई कारण था. रेशनल मतलब हर एक कारण बताया गया उसके पीछे का, कि इसमें ये प्रोविजन क्यों डाला गया है. These are used to interpret the meaning of the Constitution. ये इसलिए डाला गया कि उससे पता पड़ पाए, वो हर एक प्रोविजन इंटरप्रेट कर पाए. इंटरप्रेट मतलब लॉ की भाषा को समझा पाए कि ये मुद्दा क्यों रखा गया. गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गाइडिंग वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे की क्या फिलोसॉफी थी, कि क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे कुछ न कोई तो कारण होगा, क्या सोच के बनाया गया. इसमें क्या किया गया कि जो गांधी जी थे, गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम थे तो नहीं, लेकिन उनकी कुछ वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, भले ही वो नहीं थे. गांधी जी ने एक बुक लिखी थी. कौन सी बुक थी? यंग इंडिया 1931 में. ठीक है, तो उनका जो विजन था, वो क्या क्या सोचते थे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया. अब वो गांधी जी तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें उनकी चीज़ें कहाँ से पता चली? जो उन्होंने ये बुक लिखी थी यंग इंडिया 1931 में. ठीक है, तो उनकी वैल्यूज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. उनकी वैल्यूज़ क्या थी? आई शेल स्ट्राइव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन विच शेल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डॉन एंड पेट्रोनेज. उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो संघर्ष कर रहा है थ्रोल्डम मतलब गुलामी से, और पेट्रोनेज से. इससे मैं इंडिया को रिलीज़ कराना चाहता हूँ. जो पुअरेस्ट है उसको कभी ये ना लगे कि ये मेरी कंट्री नहीं है, और उसकी जो आवाज़ उठाए वो उसकी आवाज़ इफेक्टिव मानी चाहिए, उसकी भी आवाज़ की वैल्यू होनी चाहिए. कोई हाई क्लास और कुछ लो क्लास नहीं होना चाहिए. सारी कमिटीज़ में एकता होनी चाहिए. नो रूम फॉर द अनटचेबिलिटी एंड इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस जैसे जहरीले पदार्थ, ड्रिंक्स ना हो. छुआछूत हट जाए पूरी तरीके से. वुमेन और मैन का सेम राइट हो, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए. तो ये गांधी जी ने बोला था. ये सब बातें वो चाहते थे ऐसा हो. ये सब बातें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई. थ्रोल्डम मतलब होता है गुलामी से मुक्त करना. पेट्रोनेज मतलब होता है किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत न पड़े भारत वालों को, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने यहाँ की इकोनॉमी ऐसी हो.
पार्ट 4 ओवर, अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।